Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great, and today we are going to start a new chapter, that is the theory of demand. So this is the chapter number 5, theory of demand, right? इसके अंदर आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट रहने वाले हैं। ये सभी कंसेप्ट जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इन सबको स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिमांड का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं कि डिमांड का क्या मतलब होता है। ऑर्डिनरी जब हम बात करते हैं डिमांड की, राइट, तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं डिज़ायर एंड डिमांड। समटाइम हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, डिज़ायर को और डिमांड को। बट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो डिमांड का अलग मीनिंग रहता है। सपोज कि आप एक एलईडी टीवी लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास इनफ मनी नहीं है। आप एलईडी टीवी लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है उसको बाय करने के लिए, तो वो क्या रह जाएगी, आपकी सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग रह जाएगी, सिर्फ आपकी इच्छा बनकर रह जाएगी। तो आप उसको डिमांड नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास पैसा भी है, लेकिन आप उस पैसे को वहाँ खर्च करना नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल कि आप वहाँ पर स्पेंड नहीं करना चाहते, आपके पास पैसे तो हैं एलईडी टीवी लेने के लिए लेकिन आप फिर भी लेना नहीं चाहते, तो वो भी क्या है, आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर होता क्या है कि वो आपकी डिमांड कब कहलाती है, जब आप उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए जो इच्छा रखते हैं और साथ में ही आप अपनी परचेजिंग पावर भी रखते हैं और आप उस पैसे को वहाँ खर्च करने को तैयार भी होते हैं। मतलब यहाँ पर आपकी कंडीशंस हो जाती हैं। जब हम बात करते हैं डिमांड, अगर बात करते हैं डिमांड का, तो इसका मतलब होता है डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी। एक कॉमोडिटी की डिमांड है एंड इज़ द डिज़ायर टू बाय अ कॉमोडिटी, जिस चीज़ को आप खरीदना चाहते हैं, बैक्ड विद सफिशिएंट परचेसिंग पावर, ठीक है। आप अपना पैसा वहाँ खर्च करने के लिए जो है तैयार भी हैं, एंड द विलिंग टू स्पेंड, आप तैयार हैं, वहाँ पर पैसा भी है आपके पास और आप वहाँ पर खर्च करने को तैयार भी हैं, तभी वो आपकी क्या कहलाती है, डिमांड कहलाती है। अब यहाँ पर कुछ आपको टू कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आइए इसको डिस्कस करते हैं एक बार। सबसे पहले होता है डिमांड। डिमांड क्या रेफर करता है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़। यहाँ पर आपको बताता है डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ जो आप परचेज करना चाहते हैं, टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। मतलब उनके प्राइस भी अलग अलग रहेंगे। मतलब आपसे ये कहा जाता है कि आप कितना खरीदेंगे, अगर प्राइस जीरो, तो आप क्या कहते हैं कि मैं 10 क्वांटिटी परचेज कर लूँगा अगर प्राइस जो है 5 रुपये रहता है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मैं 8 क्वांटिटी परचेज़ करूँगी अगर प्राइस 6 रहता है। आप फिर 6 क्वांटिटी परचेज़ करते हैं अगर प्राइस 7 हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया, ठीक है, आपने क्वांटिटी कम कर दी। तो ये रहता है कि आप बताते हैं कि डिफरेंट प्राइजेस पे आप कितनी क्वांटिटी परचेज़ करने को तैयार हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं, डिमांड। और एक वर्ड यूज़ किया जाता है क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें हम क्या करते हैं कि हम बात करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड रेफर करता है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की, ठीक है, एक निश्चित क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि आप 8 यूनिट्स परचेज करना चाहते हैं, अगर उसका प्राइस 6 रुपये है, तो सिर्फ निश्चित बात की गई है, स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात की गई है, तो इसे आप क्या कहेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर दो डेफिनेशंस हैं, आपको डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों को जो है आपको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट इज डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, देखिए, एक टेबल होती है जो शो करती है आपको डिफरेंट क्वांटिटीज़। एक तरफ तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ दिखाई, कॉमोडिटी जो आप परचेज करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपको डिफरेंट प्राइजेस शो करती है। मतलब एक टेबल जिसमें ये दोनों चीज़ें आपको शो की जाती हैं, कॉमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज़ और कॉमोडिटी की डिफरेंट प्राइजेस, तो उसको आप क्या बोलते हैं, डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से डेफिनेशन जो है, मतलब आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अ टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड स्केड्यूल। मतलब एक ऐसी टेबल जिसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को शो किया जाता है, उसको हम डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। अब डिमांड स्केड्यूल आपके दो तरह का होता है। एक होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल रेफर करता है कि ऐसा डिमांड स्केड्यूल जिसके अंदर हम एक इंडिविजुअल बायर की या फिर कहें कि इंडिविजुअल कंज्यूमर की क्वांटिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं मार्केट में एक ही कंज्यूमर है, एक ही बायर है, और वो अपनी क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी जो वो बाय करना चाहता है, बायर विल बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब सिर्फ बायर जो है, एक ही बायर है, यहाँ पर हम उसकी डिफरेंट क्वांटिटीज़, वो डिफरेंट प्राइजेस पे जितना परचेज करना चाहता है, अगर उसको एक टेबल में शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर आपको प्राइस शो की है इस साइड और इधर क्वांटिटीज़ शो की गई हैं, और ये क्या शो कर रहा है आपको कि 1 रुपये के ऊपर वो 4 क्वांटिटी परचेज करना चाहता है।
अगर यही प्राइस बढ़ जाता है तो वो क्वांटिटी घटा देता है, जैसे ही प्राइस और बढ़ता गया इसने क्वांटिटीज़ और कम कर दी। तो यहाँ पर ये शो करना चाहता है कि यहाँ पर जो भी डिफरेंट रेट दिए गए हैं, डिफरेंट प्राइसेस दिखाए गए हैं, उसके ऊपर जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ शो की गई हैं, अगर हम इसको एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। सिर्फ एक बायर का जो टेबल बनाया है उसे कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। नेक्स्ट होता है हमारा मार्केट डिमांड स्केड्यूल। मार्केट डिमांड स्केड्यूल में होता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मार्केट में एक ही बायर है, मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं, सेवरल बायर्स होते हैं जो कमोडिटी को परचेस करते हैं, लेकिन सभी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि इन एवरी मार्केट देयर आर सेवरल कंज्यूमर्स ऑफ अ कमोडिटी एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल रिप्रेजेंट डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। और मार्केट डिमांड स्केड्यूल में क्या होता है कि इसके अंदर हम शो करते हैं किसी भी कमोडिटी की डिमांड सभी लोगों के द्वारा जब की जाती है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं मार्केट में उनके द्वारा की गई डिमांड को, ठीक है। ये शो करता है डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़, किसी भी कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो कंज्यूमर बाय करना चाहते हैं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। अब सभी जो कस्टमर हैं उन सबको तो यहाँ हम टेबल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या करते हैं कि यहाँ मानकर चलते हैं कि सिर्फ दो ही बायर हैं और उन दो बायर की जो डिफरेंट डिफरेंट डिमांड है ऑन द डिफरेंट प्राइसेस हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं टेबल की हेल्प से। तो अब यहाँ पर एक टेबल को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने क्या शो किया कि मार्केट डिमांड स्केड्यूल हम बना रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है प्राइस, प्राइस ऑफ गुड एक्स। अब यहाँ पर प्राइस दिया गया है, कोई भी कमोडिटी है एक्स और उसका प्राइस है, अगर 1 रुपया प्राइस है तो एक कस्टमर है जो है ए, कंज्यूमर ए, और दूसरा है कंज्यूमर बी, ठीक है। हमने सिंप्लिसिटी के लिए यही माना है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट के दो ही कंज्यूमर हैं, हालांकि बहुत कंज्यूमर होते हैं, सबको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो अगर प्राइस 1 रुपये होता है तो ये 4 क्वांटिटीज़ परचेस करता है और ये 5, तो मतलब टोटल कितनी कंज्यूम हुई 9। अगर प्राइस बढ़कर हो गया 3 तो ये 2 क्वांटिटीज़ लेता है और ये 3 लेता है, ठीक है। इन्होंने अपनी क्वांटिटीज़ घटा दी, प्राइस जैसे ही बढ़ा इंक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी इन्होंने डिक्रीज़ कर दी, तो टोटल मार्केट में डिमांड हुई 5। तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है, ये जो पूरा आपका ये शो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, ठीक है। तो जब हम इसको एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको आप बोलते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। अब डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है किसका? डिमांड स्केड्यूल का, जो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। मतलब कि जो हमने पहले डिमांड स्केड्यूल बनाया था, अगर उसी को हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। इतनी सी बात याद रखनी है। जैसे कि अब स्केड्यूल दो तरह के थे तो हमारा कर्व भी 2 टाइप्स के बनेंगे, डिमांड इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक होगा आपका मार्केट डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? एक ऐसा कर्व जो शो करता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ बायर इज रेडी टू बाय, जो बायर खरीदना चाहता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ है और एक बायर जो है परचेज करना चाहता है, और अगर इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इसके बाद इसको हम देखते हैं ग्राफ की हेल्प से। ये कर्व की हेल्प से अब हम एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपको दिया है क्वांटिटीज़, यहाँ शो की गई है क्वांटिटीज़, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे शो किए गए हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। अब यहाँ पर ये आपको क्या शो करता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपये है, ठीक है, प्राइस अगर 1 है तो आप उसकी कितनी क्वान्टिटीज़ परचेज करने को तैयार हैं? 4 क्वान्टिटीज़। जैसे ही प्राइस 2 रुपीज़ हो जाता है तो आप उसकी क्वांटिटीज़ 3 कर देते हैं, प्राइस और बढ़ जाता है तो क्वांटिटीज़ और कम हो जाती हैं, और जैसे ही प्राइस 4 हुआ तो क्वांटिटी 1 हो गई। तो अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका डिमांड कर्व बनता है। डिमांड कर्व बढ़ता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये चीज़ याद रखनी है, ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, ठीक है, नीचे की तरफ आता है, और ये भी कह सकते हैं आप लेफ्ट टू राइट आता है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है क्योंकि यहाँ पर प्राइस में और यहाँ पर क्वांटिटीज़ में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व किसको? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये जो कर्व बना है ये वाला, ये एक पर्सन की डिमांड को दिखा रहा है, सिर्फ एक की डिमांड को शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व।
ऐसे ही आप बना सकते हैं मार्केट में, अगर किसी कमोडिटी के रिगार्डिंग अगर हम बनाते हैं तो उसके जितने भी कस्टमर हैं उसके रिगार्डिंग भी हम मार्केट डिमांड कर्व बना सकते हैं कि पूरे मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। जो आपका मार्केट डिमांड कर्व बनेगा, ठीक है, वो आपका कैसा होगा, हॉरिजेंटल समेशन होगा किसका, इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। अभी आपको डेफिनेशन से अगर नहीं समझ में आया तो आइए एक बार हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, कर्व की हेल्प से आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। देखिए यहाँ पर तो हमारे पास कस्टमर है, एक है कस्टमर ए, ठीक है, उसकी डिमांड यहाँ शो की गई है, और एक है कस्टमर बी, इसका डिमांड कर्व अलग है। अब देखो कि अगर हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं, जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो ये कितनी क्वांटिटीज़ परचेज़ कर रहा है, प्राइस जब 1 रुपी है तो ये 4 क्वांटिटीज़ को परचेज़ कर रहा है, और जब यहाँ पर प्राइस 1 रुपीज़ है तो बी कितनी परचेज़ कर रहा है, 5 यूनिट्स परचेज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है कि जब प्राइस 1 है तो टोटल क्वांटिटीज़ कितनी सेल हुई, 4 तो यहाँ बिक गई, 5 यहाँ बिक गई, प्राइस तो 1 ही रुपया है, ठीक है, तो 1 रुपये के ऊपर टोटल कितनी बिक गई, 9 क्वांटिटीज़। तो यहाँ से आपको ध्यान रखनी है कि 9 क्वांटिटीज़ आपकी सेल होती हैं। जैसे ही प्राइस 2 रुपीज़ हो जाता है तो ए परचेज़ करता है 3 क्वांटिटीज़ और बी परचेज़ करता है इसके ऊपर 4 क्वांटिटीज़, टोटल आपकी कितनी सेल हुई, 7 क्वांटिटीज़, ठीक है। जब प्राइस 2 रुपीज़ है तो टोटल आपकी 7 सेल होती है। सिमिलरली आप प्राइस 3 पे और प्राइस 4 पे निकालेंगे। जैसे यहाँ देखिए, जब प्राइस बढ़कर 4 रुपये हो जाता है तो ये 1 क्वांटिटी परचेज़ करता है, और ये 4 रुपये के ऊपर 2 क्वांटिटीज़ परचेज़ कर रहा है, तो टोटल यहाँ पर कितनी क्वांटिटीज़ हो गई, 4 रुपये पे 3 परचेज़ हो रही है टोटल पूरी मार्केट में। तो जब यहाँ पर आप ऐसे बनाते हैं तो ये आपका बनता है मार्केट का डिमांड स्केड्यूल। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड कर्व। ये आप बनाएंगे तो ये आपका कर्व बनेगा मार्केट डिमांड, ये आपका कर्व मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। इसीलिए क्या जाता है कि हॉरिजेंटल समेशन है, मतलब यहाँ से हमने क्वांटिटीज देखी फिर यहाँ से देखी, तो ये हॉरिजेंटली ऐसे आपका समेशन कहलाता है, हॉरिजेंटल समेशन ऑफ द डिमांड ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। इसको आप बोलते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल। एंड द नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो ये कैसा आता है, ऐसे नीचे की तरफ आता है, हमने चीज़ स्टडी थी, स्लोप्स डाउनवर्ड होता है, क्यों, क्योंकि इंडिकेट करता है नेगेटिव रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस के बीच में, और जो हम क्वांटिटीज़ परचेज करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ उनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और इसको आप फॉर्मूले की हेल्प से डिनोट कर सकते हैं ऐसे, डेल्टा पी डिनोट करता है चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू डिनोट करता है चेंज इन क्वांटिटी। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर लूँ प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है, पहले अगर किसी चीज़ का प्राइस 5 रुपये था तो ये 1 क्वांटिटी परचेज कर रहा था, ठीक है, अब प्राइस जो है घटकर 4 रुपये हो गया तो इसने क्वांटिटी 2 परचेज करनी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर आपका डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी यहाँ पे आपका हो जाएगा, डिफरेंस कितने का आया, 1 का, और यहाँ पर डेल्टा क्यू जो आपका डिफरेंस आया, डेल्टा क्यू यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 1 का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका फॉर्मूला रहता है। एंड द नेक्स्ट चीज़, अगर आप इसको देखना चाहें तो ग्राफ की हेल्प से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेम अगर आप फिगर की हेल्प से देखते हैं तो यहाँ आपको क्वांटिटीज़ शो की गई हैं, यहाँ पर आपको वाई एक्सिस पे प्राइस शो किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपका प्राइस इतना है, ठीक है, तो आप इतनी क्वांटिटीज़ परचेज कर रहे हैं, राइट, ये आपका प्राइस है पी और यहाँ क्वांटिटी शो कर रहा है। अगर जैसे ही प्राइस कम हो जाता है, प्राइस पी से फॉर एग्जांपल P1 हो गया इस पॉइंट पे, तो आपकी क्वांटिटीज़ बढ़ जाएंगी क्यू से Q1। तो यहाँ पर जो ये चेंज आया है इसको बोलता है डेल्टा पी, ठीक है, और जो यहाँ पर जो ये चेंज आया इसको रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा क्यू से। तो आप फिगर की हेल्प से भी ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे डिमांड फंक्शन, और जिसको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल की डिमांड को भी और मार्केट की डिमांड को भी। जो इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं तो वो हम क्या कहते हैं, उसको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, हम उसकी हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शो करता है कि हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट इज रिलेटेड टू वेरियस डिटरमिनेंट। हम यहाँ पर ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कैसे इंडिविजुअल की डिमांड अफेक्ट होती है वेरियस फैक्टर से। बहुत से फैक्टर्स होते हैं मार्केट में जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो अगर इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं तो हम क्या उनका जब रिलेशनशिप स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब यहाँ पर बहुत से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कोमोडिटी का खुद का प्राइस, मतलब बाकी सभी कांस्टेंट मानने हैं, हम सिर्फ प्राइस की अगर बात करते हैं तो प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपकी जो डिमांड है
वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर प्राइस कम होगा तो दूसरी तरफ आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कमोडिटी का खुद का प्राइस, मतलब जैसे अगर हमने शुगर का एग्जांपल लिया, तो शुगर का खुद का प्राइस अगर वो महंगी हो गई तो हम कम खरीदेंगे, अगर सस्ती हो गई तो ज़्यादा खरीदेंगे। तो कमोडिटी का खुद का प्राइस जो है उसको अफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब कि जो गुड्स एक दूसरे के साथ कैसे ना कैसे जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर हम लेते हैं तो ये वो गुड्स होते हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, मतलब एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे टी और कॉफ़ी है, ठीक है, बॉल पेन और इंक पेन है। अगर आप बॉल पेन लेने गए, आपको महंगा लगा, तो आप इंक पेन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, अगर आप टी लेने गए थे, आपको अगर वो महंगी लगी तो आप कॉफ़ी की तरफ स्विच कर जाएंगे। तो मतलब ये दोनों प्रोडक्ट अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखता है कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन। अगर एक का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, मान लो कि मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ टी का और कॉफ़ी का। ठीक है, अब टी का अगर प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली अगर आपको टी महंगी पड़ती है तो आप कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे। और दूसरी तरफ क्या कहता है कि अगर टी का प्राइस गिर गया, ठीक है, अगर टी सस्ती हो जाएगी तो हम अब टी खरीदेंगे, अब कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्या कहता है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर। एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, और एक का प्राइस घटता है तो दूसरे की डिमांड घट जाती है। तो ऐसे गुड्स जो हैं उनके बीच में ऐसा पॉजिटिव आपको जो है अंडरस्टैंड करना है कि कैसे एक का प्राइस का बढ़ना तो दूसरे की डिमांड कैसे बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की पूरक होते हैं। ठीक है, कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। दोनों एक साथ में यूज़ किए जैसे किए जाएंगे, जैसे कि पेन और इंक, ब्रेड एंड बटर साथ में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक तरफ एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम लेते हैं यहाँ पर एक का प्राइस और एक की डिमांड। ठीक है, अगर हम लेकर चलते हैं पेट्रोल का प्राइस, ठीक है, एक तरफ आप पेट्रोल ले लीजिए और एक तरफ हम कार ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि अगर पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, तो बताइए दूसरी तरफ डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? जैसे ही पेट्रोल महंगा होगा तो अब बताइए कार की डिमांड बढ़ जाएगी या घट जाएगी? यहाँ पर कार की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो पेट्रोल वाली गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि फॉल इन द प्राइस ऑफ वन। अगर इसका प्राइस गिरता है तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ प्राइस अगर बढ़ जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, तो क्या होगा, कारों की डिमांड गिर जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, राइट। और ये एक बेसिक सा डिफरेंस दिया है सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जस्ट आप रीडिंग से भी इस चीज़ को समझ जाएंगे। नेक्स्ट होता है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर जो है अफेक्ट करती है आपकी प्रोडक्ट की डिमांड को। अगर आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा होगी तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो आप प्रोडक्ट की डिमांड भी कम करेंगे। तो ये चीज़ भी आपको अफेक्ट करती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट जब हम परचेज करते हैं तो इनकम ऑफ कंज्यूमर भी उसको अफेक्ट करता है। एंड द नेक्स्ट इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं तो आपका एक इंडिविजुअल का टेस्ट होता है कि वो उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस जैसे ही होता है इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय एडवर्टाइजमेंट, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशंस एक्सेट्रा। तो आप किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब अगर सभी चीज़ों को अगर हम स्टडी करते हैं तो गुड्स फॉर डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीज फॉर विच कंज्यूमर डेवलप स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर इंडिविजुअल ने किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग टेस्ट और प्रेफरेंस डेवलप कर गया, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को कोलगेट यूज़ करना तो वो कोलगेट ही यूज़ करेंगे, इवन अगर उससे भी सस्ता या उससे भी कोई अच्छा टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल हो तभी वो परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस चीज़ को परचेज करते हैं तो हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी अफेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में होने वाली प्राइजेस में चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर फ्यूचर में प्राइस जो है बढ़ने वाला है, ठीक है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, आज की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने वाला है तो हम प्रेजेंट में ही, ठीक है, आज प्रेजेंट में ही डिमांड कम कर देंगे, प्रेजेंट में ही हम डिमांड बढ़ा लेंगे, क्योंकि देखो फ्यूचर में चीज़ महंगी होने वाली है तो आज ही खरीद लो उसको।
ठीक है। अगर आपको पता है कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाले हैं, तो आज इतनी ज़्यादा खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ी सी लो जितना आपको रिक्वायर्ड है, बाकी का हम फ्यूचर में परचेज़ कर लेंगे। तो अगर फ्यूचर में चीज़ सस्ती होने वाली है, तो आज हम चीज़ें जो है कम खरीदेंगे। तो यहाँ पर भी होता है कि आपका प्राइस और डिमांड में एक ऐसा रिलेशनशिप रहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट को परचेज़ जब हम करते हैं, तो वो अफेक्टेड होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से भी। और दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है, तो आप आज ही खरीद सकते हैं सामान को। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में फुल अवेलेबल होने वाला है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खरीदते रहेंगे। तो एक्सपेक्टेशन भी जो है अफेक्ट करती है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट आपका आता है मार्केट डिमांड फंक्शन। पूरे मार्केट में जब किसी प्रोडक्ट की या किसी कमोडिटी की डिमांड को अगर हम स्टडी करते हैं, पूरी मार्केट में देख रहे हैं कि हम डिमांड को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पूरी मार्केट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट होता है आपका पॉपुलेशन। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर होता है पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब हमने ये देखना है कि डिमांड बढ़ जाएगी अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, अगर डिमांड कम हो जाएगी अगर पॉपुलेशन कम हो गई, तो जितनी ज़्यादा जनता होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे क्या कहता है कि अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ बायर्स जो है या पॉपुलेशन साइज, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि वो हमारी पॉपुलेशन कौन सी है। देखिए, अगर ऐसा है कि इकोनॉमी में फीमेल ज़्यादा है अगर किसी कंट्री में, तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट सेल होंगे जो फीमेल परचेस करती है। अगर मेल ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट्स बिकेंगे जो मेल परचेस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है वहाँ पर। एंड द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी अफेक्ट करता है। देखिए, अगर इनकम को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बहुत सारे लोग होंगे जो उस प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। अब अगर इनकम को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर सारा का सारा पैसा आपने क्या किया कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके हाथों में रह जाता है, तो प्रोडक्ट की डिमांड भी तो सिर्फ ये 20% लोग ही करेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ठीक है, अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है, तो सभी लोग कुछ ना कुछ परचेज करेंगे, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ भी आपको जो है ध्यान रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी जो है अफेक्ट करता है किसको, डिमांड को। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आज आप इतना करेंगे, बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।